नमस्कार, मैं विनोद चाहर जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी प्राप्त की थी। उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, उनकी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, इन सब के बारे में बात की थी। तो देखिए, आज उससे थोड़ी आगे बात करते हैं। अपना पॉइंट है महाराणा प्रताप। तो देखिए, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। बात करें इनके राज्याभिषेक की, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 1572 में होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 1572 में होता है। 1572 में कब होता है? जब इनके पिताजी थे जिनका नाम था उदय सिंह, तो 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होती है। और उदय सिंह की मृत्यु होती है, उस समय होता क्या है कि जगमाल को शासक उनकी माता है वो घोषित कर देती है, यानी वो बना देती है, उनको राजगद्दी पर बिठा देती है। कारण ये था कि उदय सिंह है, हमने पहले भी बात की है कि उदय सिंह है, इनके दो पत्नियां थी। उदय सिंह की दो पत्नियां थी, एक थी धीरबाई भठियाणी, धीरबाई भठियाणी जो जैसलमेर की थी, और दूसरी थी जयवंता बाई, और जो दूसरी थी वो थी जयवंता बाई। तो देखो, जयवंता बाई है, इससे महाराणा प्रताप का जन्म होता है, और धीरबाई भठियाणी है, इससे होता है जगमाल का जन्म। बड़ा महाराणा प्रताप था, लेकिन ये धीरबाई भठियाणी है, इससे उदय सिंह अत्यधिक प्रेम करता था। तो इसके कहने पर, धीरबाई भठियाणी के कहने पर उदय सिंह है जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जब उदय सिंह का दाह संस्कार किया जा रहा था, उस समय जगमाल वहां पर उपस्थित नहीं होता है, जगमाल राज दरबार में ही रहता है। ऐसी मान्यता थी या ऐसी पद्धति उस समय चलती थी कि जो उत्तराधिकारी होगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। तो जगमाल वहां पर नहीं जाता है, और पीछे से क्या करती है ये धीरबाई भठियाणी है, उसको राजगद्दी पर बैठा देती है। लेकिन यहाँ के जो सामंत थे, यहाँ के जो सामंत थे वो किसको अपना शासक स्वीकार करते थे? महाराणा प्रताप। यानी वो महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, जगमाल को वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए हुआ क्या, जब इस जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, तो इसको अस्वीकार करते हुए यहाँ के जो सामंत हैं वो अपना उत्तराधिकारी किसे बना देते हैं? महाराणा प्रताप को, यानी महाराणा प्रताप को शासक बना देते हैं, और इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक कहाँ कर देते हैं? तो इनका राज्याभिषेक कर देते हैं गोगुंदा में। इनका राज्याभिषेक कर देते हैं गोगुंदा में, और गोगुंदा में राज्याभिषेक कब कर देते हैं? 1572 में। तो ये तो था इनका पहला राज्याभिषेक। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो बार होता है। पहली बार गोगुंदा में कर देते हैं, और गोगुंदा में कौन करते हैं? यहाँ के जो सामंत हैं, वो सामंत इनको अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं, और गोगुंदा में इनको शासक बना देते हैं। और 1 मार्च, ये कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 1 मार्च 1572 को। 1 मार्च 1572 का यह घटनाक्रम है जब गोगुंदा में इनको अपना उत्तराधिकारी या अपना शासक ये स्वीकार कर लेते हैं। और इस समय कहा जाता है कि कृष्णदास चूड़ावत है, वो क्या करते हैं? इनकी कमर पर तलवार बांधते हैं, यानी जब पहली बार इनको शासक बनाया गया था, राजगद्दी पर बिठाया गया था, राज्याभिषेक किया गया था, तब इनकी कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी थी। और ये कृष्णदास चूड़ावत आगे हल्दी घाटी के युद्ध में भी किनके साथ में रहते हैं? महाराणा प्रताप के साथ में रहते हैं। महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध करते हैं, उनके साथ में रहते हुए युद्ध करते हैं, और वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर बात करें विधिवत रूप से राज्याभिषेक की, तो विधिवत रूप से अब यहां पर जो इन्होंने ये जो सब कुछ हुआ है, इनको कहा जाता है राजमहल की क्रांति। यानी उसको हटा दिया जाता है। किसको? जगमाल को हटा दिया जाता है, जगमाल का विरोध किया जाता है, और जगमाल को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है।
इस प्रकार से राजगद्दी छोड़नी पड़ती है, किसको, जगमाल को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम गठित होता है इसे कहा जाता है राजमहल की क्रांति। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है राजमहल की क्रांति। इसको राजमहल की क्रांति कहा जाता है। अब देखो, फिर इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है, और विधिवत रूप से इनका जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ में। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका विधिवत रूप से क्या होता है, या कह सकते हैं कि दूसरा राज्याभिषेक या विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है वो कहां पर होता है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग उस समय इनका प्रमुख दुर्ग था। वैसे चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़ था, लेकिन चित्तौड़ पर इस समय किन का अधिकार था, चित्तौड़ पर इस समय मुगलों का अधिकार था। चित्तौड़ पर इस समय मुगलों का अधिकार था। तो अब ये कहां पर थे, कुंभलगढ़ दुर्ग को ही अपनी शरण स्थली बना रखा था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इनका राज्याभिषेक होता है। क्योंकि 1568 में जब अकबर उदय सिंह पर आक्रमण करता है, 1568 में जब उदय सिंह पर आक्रमण करता है अकबर आक्रमण करता है, उस समय ये उदय सिंह यहां से चित्तौड़गढ़ से भागकर कहां चला जाता है, कुंभलगढ़ चला जाता है। कहां पर चला जाता है, कुंभलगढ़, गोगुंदा होते हुए कुंभलगढ़ चला जाता है, और कुंभलगढ़ जाकर वहां पर शरण लेता है। और यहां पर जो फतेह सिसोदिया है, उस फतेह सिसोदिया को यहां पर कमान सौंप देता है। यहां पर कमान किसको सौंप देता है, तो यहां पर कमान फतेह सिसोदिया को सौंप देता है। फतेह सिसोदिया यहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। फतेह सिसोदिया है वो युद्ध करते हुए यहां पर वीर गति को प्राप्त होता है। और जो फतेह सिसोदिया की पत्नी जिसका नाम है फूलकंवर, उस फूलकंवर के नेतृत्व में यहां पर जौहर होता है। फूलकंवर के नेतृत्व में यहां पर जौहर होता है, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। कौन सा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। और ये चित्तौड़ का तीसरा साका कब होता है, 1568 में होता है। यहां पर केसरिया करते हैं फतेह सिसोदिया, यहां पर केसरिया करते हैं फतेह सिसोदिया, और उनकी पत्नी है जो फूलकंवर, उस फूलकंवर के नेतृत्व में यहां पर क्या होता है, जौहर किया जाता है। अब देखिए, तो इनका विधिवत रूप से यहां पर राज्याभिषेक हो जाता है। और जब दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है, विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है, तब कहते हैं कि मारवाड़ के शासक, उस समय जो मारवाड़ के शासक थे, वो मारवाड़ के शासक भी यहां पर सम्मिलित होते हैं, इनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होते हैं, जिनका नाम है रावचंद्र सेन। यानी मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन हैं, वो रावचंद्र सेन भी इस समय यहां पर उपस्थित होते हैं, इनके राज्याभिषेक में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इनकी उपाधियों की, कि महाराणा प्रताप को कौन कौन सी उपाधि दी गई है। तो देखिए, महाराणा प्रताप को कहा जाता है हिंदुआ सम्राट। क्या कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है हिंदुआ सम्राट। पहली उपाधि तो इनकी ये है कि इनको हिंदुआ सम्राट कहा जाता है। इन्हें हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। दूसरी उपाधि इनकी यह है कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें मेवाड़ केसरी, क्या कहा जाता है, इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। इन उपाधियों से इनको सम्मानित किया जाता है, ये उपाधियां इनको दी जाती हैं। उनके बाद में बात करें तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं, तो देखिए, इनका एक उपनाम है पाथड़, इनका एक उपनाम है पाथड़, जो इनका साहित्यिक नाम है। साहित्य में ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो साहित्य में ये पाथड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक रचना चलती है पाथड़ और पीथड़, पाथड़ और पीथड़। तो पीथड़ तो बीकानेर के थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबारी कवि थे, वो थे
पीथल, और यह है पाथल। महाराणा प्रताप को पाथल जो इनका साहित्यिक नाम चलता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है कीका। इनके अलावा इनका जो नाम है वो है कीका, और कीका कहा जाता है छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? कीका। देखिए इनको कीका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बचपन में जो जो भीलों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कीका कहा जाता है। बचपन में जब छोटे थे तब ये भीलों के बच्चों के साथ में खेला करते थे, भीलों के बच्चों के साथ में खेला करते थे, और भील अपने छोटे बच्चों को कीका कहते हैं। तो उसी समय इनका ये नाम चल गया कीका। उस समय इनको भी किस नाम से पुकारने लगे? वो कीका के नाम से, और तब से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया कीका। तो इनका दूसरा उपनाम है वो है कीका। इसके अलावा इनको कहा जाता है ओ नीले घोड़ेरा असवार। ओ नीले घोड़ेरा असवार। ओ नीले घोड़ेरा असवार भी इनको कहा जाता है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओ नीले घोड़ेरा असवार उपनाम से जाना जाता है। इनको पाथड़, कीका और ओ नीले घोड़ेरा असवार ये इनके उपनाम है। उपाधि की बात करें तो इन्हें हिंदुआ सम्राट कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, और मेवाड़ केसरी कहा जाता है। इनका जो घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम था चेतक। इनके घोड़े का नाम था चेतक, जो स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अपने स्वामी की जान बचाने के लिए, एक पैर कट जाने के बाद में भी अपने स्वामी की जान बचाता है। इनके पास दो हाथी थे, एक का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था लूणा। महाराणा प्रताप के पास में दो हाथी थे। इनके महाराणा प्रताप के दो हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा, और इनका जो सबसे प्रिय जो हाथी था वो था राम प्रसाद, जो युद्ध कौशल में पारंगत था। युद्ध कौशल में पारंगत था। हर प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, ये युद्ध कौशल, इस युद्ध कौशल में प्रवीण था राम प्रसाद। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जब 1572 में कुंभलगढ़ में जब 1572 में कुंभलगढ़ में इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया जाता है, तो उस समय ये एक शपथ लेते हैं। उस समय एक शपथ लेते हैं, या एक कह सकते हैं हम प्रण लेते हैं। वो प्रण क्या लेते हैं? क्योंकि जब ये राज्याभिषेक इनका होता है तब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इनके पास में नहीं था। वहां पर किसका अधिकार था? अधिकांश जो मेवाड़ था, उस मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार था। इसलिए ये प्रण लेते हैं, और वो प्रण क्या था कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, तब तक न तो बर्तन में खाना खाऊंगा, तब तक न तो बर्तन में खाना खाऊंगा, तथा न ही बिस्तर पर शयन करूंगा। ये इन्होंने प्रण किया था, और आजीवन इस प्रण को इन्होंने निभाया भी था। आजीवन इन्होंने इस प्रण को निभाया भी था। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए राज दरबार को छोड़ दिया था, जंगलों में भटकते फिरे थे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी बेटी के साथ में भटकते फिरे थे, और इस प्रण को इन्होंने जन्म भर निभाया भी था। इसके बाद में आगे बात करेंगे। अब देखो अकबर है, उनको पता था कि इस प्रकार से तो इनको जीता नहीं जा सकता है, तो वो इनके पास में दूत मंडल भेजते हैं अपनी संधि करने के लिए अपने दूत मंडलों को भेजते हैं। और महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा 4 दूत मंडल भेजे गए थे। 4 दूत मंडल भेजे गए थे, जो पहला 1972 में भेजा गया था, और 3 दूत मंडल है वो 1973 में भेजे गए थे। तो इन सब के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।